मीडिया इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म से मैं पीसी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज के डिस्कशन का टॉपिक है कोविड-19 एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट्स। इस डिस्कशन में हम मुख्यतः दो बिंदुओं के ऊपर में बात करेंगे। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में उसके आर्थिक व्यवस्था पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या किस तरह का आकलन दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और एजेंसीज ने लगाया है, और दूसरा जो बिंदु है वो है सामाजिक परिवेश पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है कोविड-19 नामक बीमारी का। ये एक ऐसी बीमारी है जो आज पहली दफा पूरे इतिहास में इस तरह का दूसरा मिसाल नहीं मिलता है। आईएमएफ ने अपने रिसेंटली पब्लिश जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का जो 2020 में इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी का ग्रोथ का जो रेट होगा वो निगेटिव में जाने वाला है। निगेटिव का मतलब है ये बहुत ही गहरा संकट का द्योतक है। और दो देशों को छोड़ करके, चाइना और इंडिया को छोड़ करके, बाकी तकरीबन बड़े बड़े जितने देश हैं वहां आर्थिक संकट का यही हाल रहेगा। और जो आईएमएफ की जो दो बड़ी हस्तियां जो आईएमएफ की हेड हैं और गीता गोपीनाथ जो उसकी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनका ये मानना है, उन्होंने अपने ब्लॉग्स में कई जगह इस बात का चर्चा किया है कि पूरा का पूरा मैं समझता हूं कि जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद ये पहली दफा इस तरह का बड़ा संकट विश्व के आर्थिक व्यवस्था पे दिखाई पड़ने वाला है। तो ये तो पहली बात ये है। दूसरी बात है किस तरह का सामाजिक परिवेश पर इसका असर होने वाला है। यह भी अपने आप में बड़ा ही मतलब चिंता का विषय है। और इस बात को समझने के लिए हम हिंदुस्तान के संदर्भ को देखेंगे। सबसे पहले तो हिंदुस्तान में भी क्या इसके आर्थिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में जैसे आईएमएफ ने जो कहा है उससे ठीक उलट अभी रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर का स्टेटमेंट आया। इन्होंने कहा कि आरबीआई का ये आकलन है कि हिंदुस्तान का जो 2020 का जो आर्थिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट है, वो भी निगेटिव में रहेगा। ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। जहां तक जो आप देख रहे हैं कि लोगों के कहते हैं तकरीबन एक एस्टीमेट के हिसाब से तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा भी लोगों का नौकरियां चली गई हैं। जैसे ही लॉकडाउन, इस बीमारी से निपटने के लॉकडाउन को डिक्लेयर किया गया तो और सारे के सारे बिजनेस और नौकर जो सेटअप बंद कर दिए गए, लोग घर में बैठने लगे, तो एक आकलन के अनुसार 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई और बाकी चीजें बिजनेस भी खराब हो गए हैं। और जो शहरों से में जो लोग रह रहे थे वो सब अपने अपने घर की ओर, अपने गांव की ओर पलायन कर चुके हैं। तो गांव में, ग्रामीण में जो समाज है वहां पर इसका क्या असर होने वाला है। अब मेरा अपना ये आकलन है कि जो यहाँ से लोग जा रहे हैं वहां पर वो एक तरह का उसके वहां के अर्थव्यवस्था पर एक तरह का एक्स्ट्रा बर्डन बनेंगे। वहां पे जो उनका जो यहाँ का शहरों का जो आउटलुक है वो एक ओपन आउटलुक है। वो यहाँ पे एक फ्रीडम और डेमोक्रेसी के तहत रहे हैं। गांव में अभी भी जो कहते हैं कि फ्यूडल सामंतवादी व्यवस्था और जाति व्यवस्था का आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उनके जो अवशेष अभी भी हैं। तो इस दोनों में टकराव वहां पे हो सकता है। और तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्थिक लेवल पर भी और सामाजिक परिवेश के लेवल पर भी वहां पे आने वाले दिनों में एक तरह का तनाव देखने को मिल सकता है। तो ये जो दो बिंदु है आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से, एक जो तीसरा पक्ष है चाहे वो ये है कि अब हम लोग का जीवन का पूरा आउटलुक बदल चुका है। अब हम लोग मतलब ये कह रहा है कि इससे बचने के लिए आपको दो गज की दूरी में रखना है, एक दूसरे से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ये इसका नाम ही दिया गया सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में एक ऐसा टर्म इमर्ज करके आया कि सही में लगता है कि अब वो लोग एक दूसरे से उनको एक तरह का साइकोलॉजी सा बन गया है। अब आपको सिर्फ डिस्टेंस ही मेंटेन नहीं करना है, बाकी तरह का चीजों को भी फॉलो करना। उसका नतीजा क्या है कि अब आज का जो शादियां होंगी, जो डेथ राइट्स होते हैं, जो मरने के बाद जो श्राद्ध किया जाता है, उस समय भी जिस तरह से पहले बहुत संख्या में लोग जाते थे वो अब ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो मुझे दिखाई पड़ रहा है उसको देख करके तो मुझे बशीर बदर की वो पंक्ति याद आती है, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ
मैं चाहता हूं इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे और फिर देखते हैं कि मैंने जो इसका अलग अलग चैप्टर में बाकी चीज़ों को फिर से डिटेल में इसका जो आपके सामने प्रस्तुति करने का कोशिश किया है, उसको देखिए कि आप किस तरह से एक एक डेटा के सहारे और ग्राफ के सहारे और बाकी इंफॉर्मेशन के सहारे कि इसका क्या डिटेल्स है और किस तरह से जो आर्थिक संकट ग्लोबल लेवल पर और इंडिया के लेवल पे दिखाई पड़ने वाला है और किस तरह से जो सामाजिक परिवेश है वो दिल्ली से लेकर के भारत के गांव तक बदलने वाला है। तो हम बात कर रहे थे कोविड-19 एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट के बारे में। तो हमने जो इस पूरे टॉक का जो आउटलाइंस बनाया है वो है, पहला जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया हूं आपके सामने चीजों को, इन बाकी का जो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी का जहां तक सवाल है उसमें मैंने 3 चीजों के बारे में इसमें चर्चा करना चाहूंगा कि जो IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या कहता है। दूसरा है कि जो हमको बाकी सोर्सों से पता चला है कि ये जो पूरा का पूरा कोविड-19 का ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर जो असर होगा वो किन किन सेक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा असर होगा, इमीडिएट असर होगा, और दुनिया में देश के सारे हिस्सों में जो लोगों के एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर होने वाला है। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे हिंदुस्तान के बारे में कि इंडिया के यहाँ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इंडिया में हम कई मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे, जो लॉकडाउन के चलते जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो प्लान हुआ है, इस प्लान को समझने के लिए जो माइग्रेंट्स वर्कर का जो ट्रेंड है कि सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स कहाँ से आते हैं और फिर जो लौटते हैं जहां से वो आए होंगे अपने घर की वापसी, तो फिर उनको वहीं जाना है। तो इस बात को करके समझने के लिए हमने सोचा है और फैसला किया और इसीलिए मैंने इसमें इसका जिक्र भी किया है कि हम जो 2011 का सेंसस रिपोर्ट है, दिस इज द लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट, हालांकि लेट आया है, उसका क्या ट्रेंड बताता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट जो हम आ जाते हैं उसमें लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो लोगों को कितने लोगों को जो लॉकडाउन हुआ उसमें से कितने लोग की रोजी रोटी चली गई। इसमें अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट, ये एक बॉम्बे का थिंक टैंक है, उसका एक रिपोर्ट आया है जो बता रहा है किस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट मैसिव लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट चला गया है। पहली दफा ऑलरेडी 1 साल पहले से जब गवर्नमेंट का रिपोर्ट आ रहा था उसमें लग रहा था कि 45 इयर्स के पहले इस दौरान आज तक हिंदुस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल इतना लो कभी नहीं था, लेकिन CMI का रिपोर्ट ने आकर के इस स्थिति को थोड़ा और कह दिया है कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है ये काफी डिवास्टेटिंग है। फिर नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है किस तरह से जो कोविड-19 है इट हैज गिवन ए सेटबैक टू अर्बन इकोनॉमी। पूरा का पूरा जो अर्बन इकोनॉमी का, मैं तो एक टेलीविजन के ऊपर देख रहा था, मैं बाद में बात करूंगा, तो आपको पता चला कि बॉम्बे का इकोनॉमी, दिल्ली का इकोनॉमी बहुत ज्यादा सब्सटेंशियली डिपेंड करता है माइग्रेंट वर्कर्स पर, और इनके चले जाने के बाद से इस इकोनॉमी को क्या झटका लगा है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हिंदुस्तान के संदर्भ में, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो 20 लाख करोड़ का डिस्कशन सामने आया, और प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव के बाद, प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो इस बातों का कोई चीज को 5 इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत कहा, इस चीजों के बारे में बात करेंगे और उसका इम्पैक्ट हम देखें कि उसका क्या, लोगों का क्या रिएक्शन है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एजेंसीज हैं दुनिया भर में जो इन चीजों के साथ डील कर रहे हैं, उन पर उन लोगों का क्या ओपिनियन है। और फिर हम जो कंक्लूजन में जो ड्रॉ करेंगे कि आखिर कंक्लूजन में जो किस तरह से पूरा दुनिया का जो आने वाले दिनों में दुनिया का पूरा आउटलुक चेंज कर जाएगा या कर गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो नेक्स्ट जो मेरा ये है वो है इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी में आप देख रहे होंगे कि आपके सामने जो एक रिपोर्ट है जो आपका 2020 का प्रोजेक्शन बताता है, ये है रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF का लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो बता रहा है। उसमें 3 चीजें उभर के सामने आ रही हैं। अगर आप मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि केवल इंडिया और चाइना जो मेजर कंट्री है एशिया के अंदर, तो 20 में जो इसका असेसमेंट है वो उसके अंदर ही सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ का जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो इंडिया पे और चाइना पे दिखाई पड़ रहा है। चाइना में 1.2% है जो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ेगा आपको ऊपर में, और फिर जो इंडिया का है 1.99% है ग्रीन कलर में। और दूसरी तरफ जो नीचे का जो रेड कलर्स में आपको बार सारे दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें देखिए कि जितने कंट्री हैं, चाहे यूएसए हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो, जापान हो, यूके, कनाडा, इन सारों, मैंने सारे कंट्रीज का नहीं, मैंने कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज को इसमें से जो ये आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 का है उसमें से मैंने सिलेक्ट करके ये टेबुलर फॉर्म में इसको ला करके कोशिश किया है देने का। उसमें आपको साफ पता चल जाएगा किस तरह से जो नेगेटिव ग्रोथ रेट आ रहा है समृद्ध राष्ट्रों में, और लकीली हिंदुस्तान और चाइना, ये दो मुल्क जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उसमें इस तरह की बात नहीं है। इस संदर्भ में मैं एक दो चीज और बताना चाहूंगा। जो आईएमएफ की हेड हैं और जो वहां की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, इन्होंने कई बार इसके बारे में कहा था कि अभी तक का ये वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न है। इसके बाद में भी आप देखें नीचे में जो पॉइंट लिखा हुआ है, ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s में आया था, और अल्टीमेटली वो ग्रेट डिप्रेशन तब खत्म हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। तो ये ग्रेट डिप्रेशन वो फेज था जब पूरे दुनिया का इकोनॉमी को बहुत ही मैसिव सेटबैक लगा था। इसको दूर करने के लिए कीन्स ने लिखा था, वहां के तत्कालीन अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखा, दैट बिकम वेरी फेमस लेटर। कैसे उसने कहा था कि द स्टेट नीड्स टू इंटरवीन। अगर पैसा वो मार्केट में नहीं देता है और उसको पैसा दे करके स्टेट को इंटरवीन करके डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो चीज कहा जा रहा कि ग्रेट डिप्रेशन का जो फेज था 1930s का, 29 से शुरू हुआ था, वो 2 साल 3 साल में पूरी दुनिया में चला गया था। तो उसके बाद से ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये हिंदुस्तान में इस तरह की दुनिया में इस तरह की चीज दिखाई पड़ रही है। उसके अलावा एक चीज और कहा गया है आईएमएफ के इस रिपोर्ट में कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिवास्टेशन हुआ है कोविड-19 के चलते, वो 2008 का जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन था उससे भी कई गुना ज्यादा डिवास्टेटिंग होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये जो इकोनॉमिक सेक्टर को जो इस तरह मैसिव सेक्टर लगेगा, तो इसमें आने वाले इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को कौन कौन सा सेक्टर्स है जो ज्यादा प्रभावित होंगे। इसमें कई सारे सेक्टर्स हैं जो प्रभावित होंगे। उसमें स्टॉक मार्केट्स है। ये बीबीसी में एक रिपोर्ट आया था जिसके आधार पर मैंने इसको लिखा है, और बाकी जगह भी इस चीजों का जिक्र मिलेंगे आपको अंकटाड का रिपोर्ट आया उसमें मिलेगा, और कई इकोनॉमिक एजेंसी ने इसके बारे में लिखा। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसमें, और इसमें बहुत ज्यादा सोर्स को कोट करने की जरूरत नहीं है। आप और हम सब जानते हैं इस बात को कि जब सारे के सारे लॉकडाउन पड़े हुए हैं तो कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन सा सेक्टर है जिसको इमीडिएट सेटबैक लगना है। स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट के बारे में जहां से मैं जिस सोर्स की चर्चा मैं कर रहा हूं, निक्की हो या डो जोन्स हो, FTSE 100 हो, इस सब का आकलन है कि जो स्टॉक मार्केट है वो फ्रॉम 22 to 28% डाउन टर्न जाएगा इसमें। उसी तरह से ऑयल सेक्टर है, ये सबसे ज्यादा, जब पूरा का पूरा दुनिया स्टैंड स्टिल की स्थिति में आ गया है, जब मोटर गाड़ी नहीं चल रहा, रेल नहीं चल रहा, हवाई जहाज नहीं चल रहा है, तो नेचुरल है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ऑयल है, उसका कंजम्पशन कम होगा। इसीलिए ओपेक कंट्रीज के रिडक्शन के बावजूद भी अभी तक का जितना ऑयल का प्राइस लोएस्ट प्राइस दिखा गया है, ये अपने आप में एक इतिहास है। जो अगला सेक्टर जो इससे ज्यादा प्रभावित होगा और हुआ है वो है टूर एंड ट्रेवल। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत बड़ा रेवेन्यू देता है। कई ऐसे कंट्री हैं जैसे इटली है, हिंदुस्तान के जैसे केरल, राजस्थान, इस तरह के जो स्टेट है वहां पे टूरिज्म से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो इन चीजों का असर पड़ा है। जब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं हो रहा है तो टूरिज्म और ये सब सेक्टर है सो अफेक्टेड होना है। उसी तरह से सिनेमा, मॉल, स्पा एंड सलून, इन सारे चीजों को जहां पे लोगों का जमघट हुआ करता था, जहां पे लोग सिनेमा देखने जाया करते थे, उसको बंद कर दिया गया है।
ये सारे के सारे सेक्टर्स खत्म हुए हैं, समाप्त हुए हैं, बहुत बुरी स्थिति में है। और पता नहीं कितने दिनों तक इनका, अब तो सरकार हिंदुस्तान में अगर हम इन चीजों को शुरुआत, बाकी जगह भी इसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हम चाहे कोविड अब जब ये हमको अगर हमारे लाइफ का हिस्सा बन के रह गया है तो हमको इसी में से रास्ता निकाल के चलना होगा। लेकिन ये बहुत सारे सेक्टर्स को सेटबैक भी लगा है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर हैं जिनको कि इसका बेनिफिट भी मिला है। उसमें सबसे बड़ा सेक्टर है सुपरमार्केट का, जो ई कॉमर्स कंपनीज जो है, जो इन चीजों में डील कर रहा है, जो आपको घरों में सामान पहुंचा रहे हैं, जैसे अमेजॉन है। और तो अमेजॉन जैसा कंपनी, जब बाकी जो हिंदुस्तान में जो बिग बास्केट है, जो घर पे आप फोन कीजिए या आप ऑर्डर बुक कीजिए, आपको आकर के आपके यहाँ जो आपने बुक किया वो आपको सामान ऑर्डर दिया उसको आके पहुंचा देगा। तो एक इस तरह का सेक्टर है। दूसरी तरह से और भी है, जैसे आप देख लीजिए जूम एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका भी काफी डिमांड, ऑल ऑफ अ सडन द एंटायर वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन जूम। और इससे क्लासेस भी हो रहे हैं, ऑफिसेस भी हो रहे हैं, लोग घरों में भी अपने दोस्तों से भी जूम पे बात कर रहे हैं। तो ये सारे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सेक्टर्स का क्या स्थिति रहेगी। और इस संदर्भ में जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है ग्लोबल लेवल पर, वो है लॉस ऑफ जॉब्स। कि पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि तकरीबन एक आकलन है कि 30 मिलियन पीपल इन द यूएसए, 30, आप देख लीजिए मैंने जो लिखा है अपने पीपीटी में, कि 30 मिलियन का मतलब 3 करोड़ लोग यूएसए के अंदर लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया है। होता क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स? अमेरिका जैसे मुल्क में इस चीज का प्रावधान है कि अगर सरकार वहां पे लोगों को जॉब नहीं दे रही है तो सरकार इंश्योर करेगी कि उनको सर्वाइवल के लिए उनको कुछ पैसा या कुछ उनको इकोनॉमिक बेनिफिट दे। इसी को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कहा गया है। ये अमेरिका का बात है। जहां तक यूके का सवाल है, इस तरह का नंबर 1 मिलियन बताया गया है, 1 मिलियन 10 लाख। तो इतने लोग चले गए। और हिंदुस्तान के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का जॉब चला गया। इसके बारे में हम आगे में चर्चा करेंगे, जब सीएमआई का रिपोर्ट आएगा आपको पता चलेगा। तो ये अब हम ग्लोबल लेवल से सीधा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया के ऊपर चले आते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इंडिया का जो खास करके इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा जॉब देता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, इसको सबसे ज्यादा मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और नेक्स्ट है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, जिसके बारे में चर्चा कर, एविएशन जिसके बारे में जान रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो पहले ही से बुरी स्थिति में था, तो इसको भी और एक फर्दर एक सेटबैक कहिए आप। रियल सेक्टर भी हिंदुस्तान के अंदर कुछ दिनों से कई कारणों से बहुत बुरी स्थिति में चल रहा था, तो रियल सेक्टर को भी सेटबैक लगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो रूरल एरिया में जहां पर कि सीजनल मजदूरी का वर्कर्स को जॉब मिलता है, जब वहां से वो सीजनल काम खत्म हो जाता है तो लोग शहरों की ओर भागते हैं। और शहर में आने के बाद ये रियल सेक्टर ही है जो सबसे ज्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिसको कि हम लोग हिंदी भाषा में और देहाती क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। जो लोग जहाँ बिल्डिंग बन रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े मकान आलीशान बिल्डिंग बन रहे हैं, वहां पे लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से आकर के लोग काम करते हैं। यशवंत सिन्हा ने अपने ऑटोबायोग्राफिकल मेमोयर जो उनकी है रिलेंटलेस, उसमें इस बात का जिक्र किया। यशवंत सिन्हा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं 2 सरकार के साथ, 2 नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर के गवर्नमेंट वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने इस बात को जोड़ दे करके कहा कि ये जो रियल सेक्टर है ये सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता रहा है। तो ये तो स्थिति है अर्बन सेक्टर्स में जो है। अगर आप चले जाइए कंट्री साइड में हम ये सोचकर नहीं बैठ जाए कि फार्मर्स तो चलिए अभी वहां पर बीमारी नहीं पहुंची है तो वहां पर उनको फिर एकदम नहीं, आप पता कर लीजिए, आप टेलीविजन का रिपोर्ट देखिए, बाकी जगह आप देख सकते हैं, पता चलेगा कि 5 रुपए केजी जो नेनुआ सब्जी है, जिसको कि हमारे यहाँ 30-40 रुपए यहाँ पे मिल रहा है, वो मिल रहा है पटना के मार्केट में 10 रुपए में 2 केजी पालक बेचा जा रहा है, 10 रुपए का 2 केजी टमाटर बिक रहा है। सोच लीजिए आपकी फार्मर्स, वो छोटे छोटे गरीब फार्मर्स जो अपना सारा पैसा गांव जीवन की जो कमाई है, घर से, बीवी से और बाकी लोगों से उधार रख करके अपने खेतों में पैसा लगाते हैं और खेती करते हैं। जब
उनको फसल को बेचने का टाइम आता है तो उनको इतने सस्ते में अपने फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक मैं देख रहा था, टेलीविजन के ऊपर रिपोर्ट आ रहा था कि किसानों ने अपने खेत की उपजी हुई सब्जियों को ला करके रोड पर फेंक दिया। कहा कि मुझे क्या करना है इसको लेकर के, जब ये हमको धोखा दे रहा तो मैं इसको बेच के क्या करूंगा, 1 रुपए में 1 केजी सब्जी। ये हाल है फार्मर्स का। तो किसान भी इससे इस बीमारी की मार से, आर्थिक जो मार उनके पेट पर जो पड़ा है, इससे वो अछूते नहीं है। और जो सबसे ज्यादा वर्स्ट सफर रहा इस देश के अंदर, अनफॉर्चुनेटली, इससे हम सब लोग वाकिफ हैं, डेली टेलीविजन पर देख रहे हैं और तरह तरह की घटनाएं और देख के मन मतलब दुखी हो जाता है। वो है माइग्रेंट वर्कर्स। दिल्ली और बॉम्बे और बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज और उससे फिर छोटे छोटे शहरों से जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, वहां से एक बहुत बड़ा तबका माइग्रेंट्स वर्कर्स का वो शहर से गांव की ओर चल दिया। ये बहुत बड़ा, कई तरह के इस पे रिसर्च आपको मिलेंगे। सारे दुनिया के सारे यूनिवर्सिटीज में लोग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर माइग्रेशंस का क्या ट्रेंड्स है। ये एक अजीब देश है, गरीब मुल्क है। बहुत ज्यादा हम लोग इस पर बहुत बात होते रहती है कि इंडिया अब इकोनॉमिकली हम चाइना के साथ compete कर सकते हैं, लेकिन सच बात तो यही है कि जब when it comes to the crunch, जब सच आती है तो हमारा अपना पता चल जाता है। अब देखिए, ये सबसे बड़ा जो ये ओकेजन है, इससे पता चल जाना चाहिए दूध का दूध और पानी का पानी की हमारी स्थिति क्या है। आप एक एस्टिमेट है 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट आया है, उसमें से आप देखेंगे, मैंने सारा नोट करके दिया आपको और डिटेल में दिया है जिसमें आपको काम आए। सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स जो शहरों में काम करने के लिए आते हैं, जो अपने स्टेट से निकल करके दूसरे स्टेट में और फिर दूसरे स्टेट में खास करके वैसे शहरों में जाते हैं जहां पे उनको दिन में कमाए तो शाम को उनको कैश मिल जाए और उनका जीवन अच्छा से चले, अपने बाल बच्चों को पैसा घर पर भेजे। तो ये आप देखिए कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार भेजने वाला है। और तो तकरीबन 20.9 मिलियन पीपल जो माइग्रेट करते हैं स्टेट से बाहर, वो ये दोनों स्टेट से करते हैं। और ये टोटल नंबर जितना है माइग्रेंट वर्कर्स का, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स का, उसका 37% है टोटल। और दिल्ली और मुंबई में जो जिसको कहते हैं माइग्रेंट मैग्नेट, जो सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है, आओ हम तुमको जॉब देते हैं। जब लोग अपने गांव से भागते हैं तो दिल्ली की ओर, एक जमाना जब कलकत्ता की ओर बिहार से लोग जाया करते थे, फिर जब कलकत्ता की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह गई तो लोगों का ये जो पलायन हुआ वो दिल्ली की ओर, फिर बॉम्बे की ओर गया। तो ये दिल्ली और मुंबई का जो टोटल जो ये 2011 का सेंसस रिपोर्ट कहता है 9.9 मिलियन है। ये पूरा 1/3 मतलब तकरीबन 33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 29 to 2 मिलियन ऑफ दीज टू कंबाइंड। तो ये दोनों मेट्रोपॉलिटन सिटीज का, सिर्फ बिहार अकेले से कहा जा रहा है, ये कई जगह देखिए, अब इसे किसी ने काउंट नहीं किया है, तरह तरह का आकलन होते रहता है, लेकिन जिस बात को हमेशा कई लोगों ने कहा कि तकरीबन 30 लाख बिहारी माइग्रेंट्स पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, हिस्सों में बटे हुए हैं, बसे हुए हैं। और एक चीज और गौर करने की बात है, मुझे तो कई बार ऑफिशियल डेटा पर भी डाउट होता है, और ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि अगर उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर माइग्रेंट्स भी वही हैं, बिहार नंबर 2 पर है, तो क्या बात है कि जो माइग्रेंट्स वर्कर का लौटने का जो आप देखते हैं टेलीविजन पर, जहां पे अधिकतर लोग बिहार जाने वाले लोग, इसके कारण हो सकते हैं बिहार उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है, और वहां से लोग जब उनको वहां से आने में कम टाइम, जल्दी आ गए होंगे, और यहाँ से जितने लोग आए होंगे उसमें से बहुत बड़ा तबका यहाँ पर रह गया हो, सेटल कर गया हुआ, उसको घर लौटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। बिहार वहां से कंपैरेटिवली डिस्टेंटली प्लेस्ड है, तो जो लोग आए हैं उनका सेटलमेंट अभी तक नहीं हो सकता हुआ हो, इसीलिए जब उनको क्राइसिस का टाइम आया है तो वो उस तरह से भागना शुरू कर। खैर, ये सब तो बहुत ही गहन शोध का विषय है और लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो इस ट्रेंड से आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो टोटल माइग्रेंट्स का जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। आप सिर्फ दिल्ली का एक नक्शा देखिए, आप नेक्स्ट देखिए, आपको एक
एक पेज दिखाई पड़ रहा है इसमें माइग्रेंट्स इन दिल्ली, जो दिल्ली का नक्शा दिखाई दे पड़ रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंट सेक्शन है, ये सेंसस 2011 से ही बना गया हुआ, मैंने जो पाई चार्ट के आधार पर आप देख रहे होंगे, दिखाई पड़ रहा होगा कि एक यूपी के अंदर ही 45% जो लोग हैं दिल्ली में रहने वाले सिर्फ उत्तर प्रदेश से आते हैं। बिहार से आने वालों की संख्या 17% है। बिहार, इसके पहले झारखंड उससे निकल चुका है, तो सिर्फ बिहार का आंकड़ा है इसमें 17%। और बाकी राजस्थान से 5%, उत्तराखंड से 5%, पंजाब से 4%, वेस्ट बंगाल से 3%, मध्य प्रदेश से 2%, और उसके अलावा बाकी राज्यों से, जैसे उड़ीसा है जिसका जिक्र इसमें नहीं है, महाराष्ट्र है, बाकी और उसको सब मिलाकर के 19%। तो ये दिल्ली में आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश अकेला ही सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स को भेजने वाला स्टेट है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यू है हमारे सामने, वो है जॉब से रिलेटेड है, लॉस ऑफ जॉब्स आफ्टर लॉकडाउन। ये जो लॉकडाउन शुरू होता है, जब से प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं, ये अभी चौथा चरण चल रहा है लॉकडाउन में, कितने लोगों का कोई जॉब का झटका लगा है, कितने लोग अचानक रोड पे आ गए हैं। ये एक CMIE का रिपोर्ट है। CMIE मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था है जो बॉम्बे बेस्ड है। उसका जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से, इसीलिए मैंने डिटेल में थोड़ा, अनलाइक द कॉमन PPT मैंने इसलिए दिया है कि बच्चों को भविष्य में काम आए। बच्चे अगर जो मैंने लिखा है उसको देखें और उसको कंपेयर करें, जो इसमें बार डायग्राम बना हुआ है, बहुत ही सिंपल है, आपको दिखाई पड़ेगा कि 2019-20 जो मार्च में 2020 में कितना है और 2019-20 में टोटल कितना है, और अप्रैल में जब से लॉकडाउन डाउन हुआ है तो किस तरह से एवरेज एम्प्लॉयमेंट का लेवल घट गया है। अब देखिए कि तकरीबन 12.2 करोड़ इंडियंस, मतलब 12 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का जॉब जा चुका है, और जितने लोगों का जॉब गया है इसमें सबसे 75% ऑफ देम, इसमें 75% स्मॉल ट्रेडर्स और वेज लेबरर्स हैं, जो मजदूरी करते थे या छोटे मोटे दुकान चला रहे थे। ये सबकी का रोजी रोटी चला गया है। जॉब से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कुछ सरकारी नौकरी में, जो सरकारी नौकरी जो खोमचा वाला है, जो पान की दुकान चला रहा था दिल्ली में, जो बॉम्बे में चाय बेच रहा था, जो पकौड़ा बेच रहा था, जो बड़ा पाव बेच रहा था, जो दिल्ली के अंदर 3 व्हीलर चला रहा था, जो स्कूटर चला रहा था, ये सारे लोगों की बात मैं कर रहा हूं। तो ये भी अपने आप पे रिवीलिंग फैक्ट है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अभी तक तो हम आर्थिक मुद्दे के ऊपर में बात कर रहे थे, जो नेक्स्ट इशू है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, बल्कि मेरे समझ से तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इकोनॉमी तो ठीक है अभी बुरी स्थिति में है, हम लोग फिर इसमें मेहनत करेंगे, हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, चीजें बदलेंगी, लेकिन जो सोशल लाइफ है इसमें अगर कुछ डैमेज होता है, उसका जो रिपरकशंस होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, बहुत लंबे समय तक जाती है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैंने इसको काफी सोच समझ के इन चीजों को बड़ी बारीकियों से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसमें ज्यादा आपको सारे अखबार में आपको इसका रिपोर्टिंग आपको मिलेगा, आप टेलीविजन पर देखेंगे इसका रिपोर्ट, इसमें बाकी शोध भी आप करना चाहेंगे इस पर आप कर सकते हैं। आप रूरल एरिया में, जैसे कोविड-19 के बाद का जो इसका जो असर रूरल एरिया में किस तरह के क्या स्थिति बन रही है या क्या स्थिति बन सकती है, मैंने जो सोचा है, मेरा जो अपना एस्टिमेशन है, क्योंकि मैं खुद भी रूरल एरिया से आता हूं, अब आके दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मैं भी एक किसान परिवार का लड़का हूं, तो मुझे लगता है कि 3 तरह का टेंशन इमर्ज कर सकता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि कोरोना का थ्रेट जो है, जो माइग्रेंट्स शहरों से भाग करके गांव जा रहे हैं, वो वहां के रहने वाले लोगों को लग रहा है कि जो ये बाहर से जो बंदा आ रहा है वो बीमारी लेकर के हमारे पास आ रहा है। तो ये कहीं न कहीं, चाहे कितना ही उसका करीबी क्यों नहीं हो, ये एक तरह का, अब मान लीजिए आपका घर के लोग आप मतलब कुछ नहीं बोले, वो आपको छुपा लें, लेकिन आपका पड़ोसी है, पुलिस को कंप्लेन कर देगा, तो टेंशन की शुरुआत तो वहीं हो गई। एक तो ये कारण है, और कई इस तरह से आपको देखेंगे कि जब लोग गए हैं गांव में, तो गांव का लोग वहां पर लाठी लेकर के और एक खड़ा हो गया कि हम तुमको घुसने नहीं देंगे, तुम जाके क्वारंटाइन करवाओ। तो ये जो मामला है कि जो टेंशन है, एक इस तरह का टेंशन जो है कि जो कोरोना थ्रेट का जो डर है लोगों का, कि जो बाहर से व्यक्ति जो आ रहा है
जो मेरे ही गांव से बाहर गया और फिर वापस आ रहा है क्राइसिस के टाइम में, वो हमको बीमारी लेके आ रहा है, हम तो किस तरह से रह रहे थे, मेरा जीवन हराम करेगा, ये एक तरह का टेंशन पैदा करेगा। जो दूसरा टेंशन है, इस बात को आप सोचिए, सुनिए, वो है कि जो लिमिटेड सोर्सेस था ग्रामीण भारत में, लिमिटेड सोर्सेस मतलब है कि जो कृषि ही के ऊपर जो लोगों का मतलब एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज के ऊपर लोगों का जीवन चल रहा था। आपको जानकर के ताजुब होगा कि सारे 70 साल के सारे डेवलपमेंट के बावजूद भी आज भी, मैं ऑफिशियल डेटा बता रहा हूं, आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे का, अरविंद सुमन ने इस बात को काफी लिखा करते थे, 54%, 55%, मेरा अपना दावा है 60% से 1% आज भी कम नहीं, जो लोग हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में रहने वाले, वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स पे मतलब कमो बेस डिपेंडेंट नहीं है। अगर हम डिपेंडेंट नहीं है, हम दिल्ली में रह रहे हैं, फिर भी हमको अपने घर से कुछ न कुछ मिल जाता है, कभी चावल मिल गया, कभी गेहूं मिल गया, कभी दाल मिल गया, कभी सत्तू मिल गया, तो इसको हम निगेट नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं आपको, तो ये जो शहर के लोग फिर से वहां पे जब गए हैं, तो ये भी वहां पे एक टेंशन करेगा। उदाहरण कैसे, मैं इसको आप एक्सप्लेन में करता हूं। जब जो लोग पहले गांव में रह रहा था, वो अब शहर जब जाता है, तो जो उसके पास 1 बीघा जमीन था या 1 एकड़ जमीन था, 2 एकड़ जमीन था, उसने अपने पड़ोसी को दे दिया कि भाई तुम इसका देखभाल करो, हमको जो देना होगा तुम हाफ मुझे दे दो या 1/4 दे दो। जब उसकी जरूरत हुई है, फिर लौट के जब वापस गया हो अपने गांव में, तो फिर अपने पड़ोसी से कहेगा कि मेरा जमीन लौटाओ। तो एक टेंशन तो वहां शुरू हो गया। दूसरा, जिसके मनरेगा के बारे में काफी चर्चा हो रही है, कि फिर वही मनरेगा जिसको कि हमारे भारत सरकार प्रधानमंत्री ने कहा था, इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। मनरेगा के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि मनरेगा के लिए काम में के लिए भी टेंशन होगा। जब पहले कम लोग थे, उनको मनरेगा में जॉब, एक तो 100 डेज का लिमिट है, इससे ज्यादा मनरेगा आपको इंश्योर नहीं करता है एम्प्लॉयमेंट। तो जो जिन लोगों को पहले अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, एक तो मनरेगा का फंड बहुत कम हो गया था 2015 के बाद। अब सरकार ने जो अभी जो पैकेज अनाउंस हुआ, उसमें मनरेगा पर एडिशनल पैसा दिया गया, फंडिंग किया गया है, तो मनरेगा पर भी प्रेशर होगा। तो इसलिए इस तरह का जो रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, इससे भी टेंशन रूरल एरिया में इमर्ज करेगा। हमको ध्यान, इस संदर्भ में एक बात और आपको बताना चाहूंगा। मुझे याद है जब ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज आया था, ईपीडब्ल्यू में लेख लिखा जाता था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, दैट इज गोइंग टू क्रिएट रेड रेवोल्यूशन। आप देखिए अपने उस जमाने के 70s का ईपीडब्ल्यू के पन्नों को उठा करके आपको पता चलेगा कि किस तरह से, इसलिए उस समय कहा जाता था कि रेड रेवोल्यूशन करेगा, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जब ट्रैक्टर्स के सहारे हम अपने सारे 100 एकर्स के जमीन को, लैंड को एक किसान बैठा हुआ घर में सारा ऑर्गेनाइज कर लेता था, तो जो छोटे छोटे शेयर क्रॉपर्स और मजदूरों को जो अपने जमीन को वो पहले देता था, उससे उसने छीन लिया। जिनके पास अब जमीन नहीं रह गया, बेचारे वो रोड पे आ गए। तो वो एक टेंशन पैदा किया। इसीलिए जितने मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स थे, उस बात को लिखा करते थे कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो रेड रेवोल्यूशन पैदा करेगा। इस तरह का तनाव मुझे लगता है कि जब ग्रामीण मतलब रूरल इंडिया में ये जो शहर से लौटे हुए माइग्रेंट्स गए हैं, तो उसी लिमिटेड सोर्सेस के ऊपर जब एडिशनल प्रेशर होगा, तो इस तरह का टेंशन होना लाजमी है। आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज माई अप्रीहेंशन। द नेक्स्ट इज, एंड दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, द क्लैश ऑफ वैल्यूज। 2 तरह का वैल्यू है। देखिए, हिंदुस्तान के गांवों में आज भी जो सामंती व्यवस्था और जाति व्यवस्था के जो अवशेष हैं, वो बचे हुए हैं, वो गए नहीं हैं। वो उसके लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि गांव में जो बैठा हुआ उसको, उसका आउटलुक, एक्सपोजर उसका है ही नहीं। वो लोग अभी भी ग्रामीण अपने गांव के मतलब चार दीवारी के अंदर ही रह करके देख रहा कि हम ही मेरी दुनिया, जैसे कहते हैं ना, कुएं का जो मेढक है उसको वही का दुनिया सबसे बड़ी लगती है। तो वो तो अपने को अपने से वही कि हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, और ये कोई छोटी जाति वाला है। लेकिन जो दिल्ली और बॉम्बे जैसा शहर में रहने वाला जो देख रहा कि नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे रहते हैं और एक रिक्शा वाला भी यहाँ रिक्शा चला रहा है, तो उसका तो लाइफ का जो एक्सपोजर है, वो उसका हॉरिजॉन काफी इनलार्ज हो गया है। तो वो तो गांव की चीजों को तो छोड़ के वही जो अपने पुराने वस्त्र वही छोड़ के चलाया है। फिर जब वो लौट के जाता है, तो उसको वो पुराना वस्त्र को वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो शहर से लाया हुआ जो मेंटल आउटलुक है, उसको उसी चश्मे से वो देखना चाहता शहर गांव में। वो गांव वाले लोगों के लिए शायद
नागवार गुजरे और यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होगा। तो मैंने जो आपको आइडेंटिफाई किया, आप अपने इसको ध्यान में रखिएगा और आने वाले दिनों में आप इसको देखिएगा कि जिस बात की चर्चा मैं कर रहा हूं वो कितना सही होता है या कितना गलत होता है। जो अर्बन एरिया का है, अर्बन एरिया, ये तो रूरल एरिया तो ठीक है, लेकिन अर्बन एरिया जहां से माइग्रेंट वर्कर्स चले गए, क्या वहां पर स्ट्रेस नहीं होगा? 100% वहां भी स्ट्रेस सुनाई पड़ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस, जिसका मैंने पहले चर्चा किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरों में कई तरह के केसेस आ रहे हैं। किस तरह के केसेस हैं? अब देखिए कि अब आपको डोमेस्टिक हेल्प्स नहीं है। जो आपके यहाँ मेड काम कर रही थी, आपने तो उसको घर से कह दिया कि भाई आप जाइए, आप बीमारी लेकर आएंगे, वो चली गई, वो अपने गांव लौट गई, या शहर में भी है तो कह रही है कि भाई ठीक है आप अपना काम कर लीजिए। तो जो मेल मेंबर्स हैं, जो ऑफिस में जाकर के एसी में बैठ करके अपना काम करते थे, फोन पर शाम को आते ही चाय पी करके टेलीविजन देख लेते थे, उनको भी आज झाड़ू पोछा का काम करना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है। तो एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर है उनके ऊपर, और वो सिंस दे आर नॉट, वो यूज टू नहीं है इस तरह के काम करने से, तो उस तरह से उनका कभी कभी वो जो फ्रस्ट्रेशन है अपनी वाइफ पर, अपने बच्चे पे हो सकता है। इस तरह का मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का। दूसरी बात है, जो बॉम्बे से मैं अभी बात कर रहा था कुछ दिनों पहले अपने कुछ दोस्त से जो बॉम्बे में हैं, अभी भी वहीं पर हैं, और वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में बॉम्बे जैसे शहरों में इस कोविड-19 के चलते मतलब अनप्रेसिडेंटेड टेक्निकल हेल्प्स की कमी होने वाली है। जो इलेक्ट्रिशियन है, जो आपके यहाँ जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई तो उसको आप फोन कर दिया आकर के, उसको जो उसका रिपेयर करने के लिए आ गया, या आपको एसी बनाने वाला है, इस तरह के लोग अब नहीं हैं भी तो बहुत कम है। सबके सब लोग, ये तो वही लोग थे जो गांव से आए थे, जिनको सरकारी जॉब नहीं था या कोई अच्छे जॉब में नहीं था, उन्होंने इस काम को सीखा और वो काम करने लगे, अपना रोजी रोटी कमाने लगे। ये सब के सब लोग आज लौट चुके हैं। इसलिए आज हिंदुस्तान का शहर इस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। और जो एक और जो जनरल चीज जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि स्ट्रेस कॉज बाय वैक्यूम इन लाइफ, और अचानक ये जो लंबा प्रोलॉन्ग लॉकडाउन चला गया, वो एक वैक्यूम क्रिएट, कई लोगों का सुनिएगा और पढ़िएगा और टेलीविजन पर देखिएगा, कह रहे हैं कि लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनको डिप्रेशन हो रहा है। सब कुछ घर में है, टेलीविजन है, मोबाइल है, खाना है, पीना है, किसी कमी नहीं, फिर भी उनको डिप्रेशन हो रहा। क्यों डिप्रेशन हो रहा? क्योंकि उनको मॉल चाहिए था, उनको मतलब स्पा चाहिए था, उनको शॉपिंग करना था, उनको सिनेमा जाना था, उनको दे वर यूज्ड टू फ्रेंड सर्किल क्लब्स, वो चीजें नहीं है। तो वो जब चीज नहीं है, आप घर में बैठे हुए एक ही चीज में सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, वो टाइम पास का असर तो होगा ना आपके असर पर। तो ये सोशल जो स्ट्रेस है, वो अर्बन एरिया इस चीज को देख रहा है, फेस कर रहा है। जो सबसे दुखद बात है इसके बारे में, मैं जो अर्बन इकोनॉमी के बारे में, मैं अभी अपने एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा, और अखबार ने भी इसके बारे में रिपोर्ट किया है, अर्बन इकोनॉमी, बॉम्बे जैसा शहर का जो अर्बन इकोनॉमी है, टेलीविजन पर एनडीटीवी पर मैं वहाँ का जो बंदा है रिपोर्टिंग करता है, काफी अच्छा रिपोर्टर है, वो कह रहा था कि अगर आप शेयर मार्केट को छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा बॉम्बे का इकोनॉमी बिना माइग्रेंट वर्कर्स के नहीं चल सकता है। ये माइग्रेंट वर्कर के ऊपर डिपेंडेंट इकोनॉमी है। मैं यही बात दिल्ली के इकोनॉमी के बारे में भी कह सकता हूं। अब सोचिए, आप मेड सर्वेंट को हटा, मेड जो आपके यहाँ आती है काम करने, उसको हटा दीजिए। जो आपके सोसाइटी में जो काम करने वाले हैं, जो दरबान, जो गेट कीपर्स हैं, वो है। आपके ऑफिस में जो आपने सिक्योरिटी गार्ड को लगा रखा, उसको देख लीजिए। आपका जो ड्राइवर है, ये सब कौन है? टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रीशियंस, ये सब कौन है? ये सब आपके यहाँ जो खोमचा वाला, थ्री व्हीलर वाला, जो बैटरी रिक्शा वाला, जो आपके यहाँ ओला चला रहा है कौन? ये सब तो वही आदमी है जो आज गांव लौट चुका है। ये पूरा का पूरा इस इकोनॉमी को, सुना था कि जो नेशनलिस्ट एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं शरद पवार, वो बहुत ही इज वेरी एक्सट्रीमली अनहैप्पी अबाउट दिस। उनको इस बात का पता है कि जो जिस तरह से बॉम्बे की स्थिति बनी है, वो बॉम्बे का जो इकोनॉमी है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको रिवाइव करने में, और उसका सबसे बड़ा कारण होगा ये माइग्रेंट वर्कर्स। और
इस बीमारी के कोविड-19 के चलते जो सब लोग लौट के चले गए हैं और उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये बैठ गया। कई लोगों ने कहा कि हम नून रोटी खाएंगे, लेकिन अब हम शहरों में लौट के नहीं जाएंगे। लेकिन ये जितना उन्होंने कह दिया उतना आसान भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि रूरल एरिया में किस तरह का स्ट्रेस है, तो वो कितना दिन तक वहां रह पाएंगे। नेचुरली जब अर्बन सेंटर्स उनको अट्रैक्ट करेगा और उनके बच्चे जब उनसे खाने के लिए दूध के लिए डिमांड करेंगे, उनकी वाइफ जब उनसे डिमांड करेंगी, उनको आना पड़ेगा। ये कंपल्सन्स ऑफ लाइफ है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा तो इकोनॉमी को इस टाइम का वेट तो करना पड़ेगा। तो ये स्थिति है अर्बन एरिया का। इन चीजों से निपटने के लिए सरकार ने काफी बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव लिया है। इस बात से कोई दो मत नहीं है इसके ऊपर। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान, और जिसके तहत उन्होंने जब उन्होंने देश को के नाम संदेश दिया था, उन्होंने एक पैकेज का 20 लाख करोड़ का एक पैकेज को अनाउंस किया था। और उन्होंने कहा था दो चीजों के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, और कि 20 लाख करोड़ का, और उन्होंने कहा था इस डिटेल जो है फिनेंस मिनिस्टर आने वाले दिनों में देंगी। और लेकिन उन्होंने कहा था कि लोकल इज ग्लोबल। और तो इस दो चीजों के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। याद कीजिए कि जो लोकल इज ग्लोबल, मतलब स्थानीय को जो ग्लोबल कह रहे हैं आज प्राइम मिनिस्टर, जो एक तो ये बात है। दूसरा, जो भारत अभियान, जो आत्मनिर्भरता की बात जो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, वो आत्मनिर्भरता का मतलब सेल्फ सफिशिएंसी, जिसको कि नेहरूवियन इकोनॉमी में काफी जोर दिया गया था, और जिसको जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 का चुनाव जीत कर आए थे, तो उन्होंने लाल किला से खुलेआम इस बात की घोषणा करी थी कि हम प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर रहे हैं। ये वही प्लानिंग इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा था, आत्मनिर्भर। आज प्रधानमंत्री उसी बात को फिर से कर रहे हैं, तो इसके बारे में काफी चर्चा है। और प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने कहा था कि जो लोकल हमारा अपना क्षेत्रीय चीज है, उस पर उसको समृद्ध बनाइए, वही कल ग्लोबल बनेगा। और उन्होंने जो अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज अनाउंस किया था उस दिन, उसको डिटेल्स में प्रेजेंट करते हुए फिनेंस मिनिस्टर ने अपने 5 डेज के कॉन्फ्रेंस में जो कहा था, उसे 2-3 चीजें इमर्ज करके सामने आई थी। उन्होंने रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, और खास करके सारे हिंदुस्तान के जितने भी इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं, चाहे कोल हो, एविएशन हो, और बाकी चीज, मतलब न्यूक्लियर एरिया हो, स्पेस हो, सब चीजों में उसने प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दिया है। वो बेसिकली सारे सेक्टर्स, इट वाज ए लॉन्ग ओवरड्यू रिफॉर्म्स। ये 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स हुआ था, इस बात को बहुत ही आगे तक ले जाने की प्रक्रिया है। तो रिफॉर्म्स ये अपने आप में बड़ा ही अच्छा कदम है। इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार का जो इनिशिएटिव है, ये काफी सोच समझ करके किया गया है। और ये जो मैंने कहा कि रिफॉर्म्स और परमिशन टू प्राइवेट सेक्टर्स इन ऑल सेक्टर्स, कि जिसमें कि बाहर से पैसा आए और उससे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, हम अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करें। एक तो ये बात है, समझ में सामने आती है। दूसरा है जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को बहुत ही चारों तरफ से सराहा जा रहा है। पहली दफा इस तरह की घटना है जब जो इस सरकार के क्रिटिक, जो बराबर इस बात से रहते थे, उन लोगों ने भी ताली बजा करके इसका स्वागत किया है। मैं आऊंगा उसके ऊपर में, लेकिन अभी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को क्यों मैं इस जोड़ देकर के कहना चाह रहा हूं और बच्चों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, इन 3 चीजों को, 3 चीज इसके बारे में आपको समझना चाहिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में। पहला है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ECA। दूसरा है एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटी, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत क्या होता था पहले, कि जैसे प्याज, ओनियन है, ओनियन को जैसे लोग होर्डिंग करके रख लेते थे, और जब बरसात के टाइम में ओनियन नहीं मिलता था मार्केट में, उसमें बहुत महंगे दाम में बेचा जाता था। तो सरकार ने एक एक्ट लाया कि आप इस तरह का काम नहीं कर सकते, आप होर्डिंग नहीं कर सकते। तो होता क्या था, क्या जब आप होर्डिंग करने की बात नहीं रह गई, तो लोग इसको उपजाने नहीं लगे और किसान इसके विक्टिम बनने लगे। उसी तरह से एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटी जो इसका जो
इसमें जो रिफॉर्म्स आया कि अब जो उस दिन में बात हो रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि अब जो किसान हैं वो अपने प्रोडक्ट को उनको उचित मूल्य मिल पाएगा। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब कि अगर शहर का बिजनेसमैन चाहे कि किसानों को कह सकता कि हम 100 एकर्स लैंड के जमीन के अंदर जो आपके पास कल्टीवेबल लैंड है उसमें आप ये फसल लगाइए, जैसे आप गेहूं लगाइए, चावल लगाइए, वेजिटेबल्स लगाइए और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमको दीजिए, तो मैं आपको ये प्राइस पहले तय कर देता हूं कि आपको घाटा नहीं लगेगा। अगर आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप मुझे उस तरह का क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो तो आप चाहे मार्केट में उसका दाम कितना भी नीचे चला जाए, मैं आपको इंश्योर करता हूं, पहले मैं इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि आपको उसका उचित कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपको फायदे का सौदा होगा। तो ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में ये जो 3 चीज मैंने कहा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमिटी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इन चीजों को काफी सराहा जा रहा है। इसको जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव आया है उसको बारे में क्या कह रहे हैं जो कमेंटेटर्स हैं, जो एजेंसीज हैं इन चीजों को डील करने वाले। जहां तक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में, जैसे मैंने पहले कहा, ये काफी इसको सराहा जा रहा है। खास करके रघुराम राजन और अशोक गुलाटी, ये दोनों लोगों ने तो अशोक गुलाटी का द प्रिंट के ऊपर एक इंटरव्यू आ रहा था, मैंने देखा और वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्होंने कहा कि ये 1991 के बाद ये बहुत बड़ा ये कदम है, इसका मैं काफी स्वागत करता हूं। लेकिन उन्होंने एप्रीहेंशन बताया, अशोक गुलाटी ने भी, और बाद में जो रघुराम राजन ने इस पर अपना इंटरव्यू दिया, द वायर पर छपा है, उस पर दोनों का ये कहना था कि अगर कोई ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन होकर के इसमें कुछ डाइल्यूशन नहीं हुआ और अगर ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हिंदुस्तान के अंदर आ गया तो ये किसानों का जीवन बदल के रख देगा। इसलिए मैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में कहा, इट इज एप्रिसिएटेड। लेकिन जो फिस्कल प्रपोजल है 20 लाख करोड़ का, उसके ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा एप्रीहेंशंस है और ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन इन द सेंस कि एजेंसीज का भी है और एक्सपर्ट्स का भी, खास करके रघुराम राजन, दीपक नैयर, बाकी जो एक्सपर्ट हैं, ये सारे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो उन्होंने IMF के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ और हिंदुस्तान के एलिट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुके हैं और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, जिनकी जो सरकार के साथ भी काम कर चुके हैं। तो इन लोगों का ये कहना है कि ये जो रिफॉर्म जो है 20 लाख का जो प्रपोजल है, इन द लॉन्ग रन एंड इन द मीडियम रन ये सब काफी अच्छा प्रपोजल हो सकता है, बट इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म गेन इसका दिखाई नहीं पड़ता है। जो आज जो माइग्रेंट वर्कर्स गए हैं, जो किसान हैं, उनको तो लिक्विडिटी चाहिए, आपको तो उनको सीधा सिर्फ खाने के लिए अनाज नहीं चाहिए, ग्रेन्स नहीं चाहिए, गेहूं चावल, उनको कुछ कैश भी चाहिए था सरकार को। जो ये अभिजीत बनर्जी से लेकर के रघुराम राजन सब इसी बात को कह रहे हैं कि सरकार को आपको अरुण कुमार, ये जेएनयू वाले सारे प्रोफेसर, इस सबका कहना है कि इनको तो लिक्विडिटी देना चाहिए था। तो ये सरकार, जैसे कहा जाता है ना कि जब प्यास लगी है तो कुआं खोदा जा रहा है, आप कुआं खोदे हैं तो पानी, तो जब कुआं खोदेगा पानी जब उसमें आएगी तब ना प्यास में नहीं बुझेगी, मुझे तो अभी चाहिए। तो इन लोगों को तो इमीडिएट कैश की जरूरत है, ये काम ये शायद नहीं कर पाए। आने वाला दिन बताएगा कि पता नहीं क्या होगा इसका असर। और जो तीसरा है, आपको क्या लगता है कि छोटे छोटे जो किसान हैं या जो यहाँ पे जो ठेला चला रहे थे, जो खोमचा वाले थे, उनको जो छोटे छोटे लोन के लिए जो प्रावधान किया गया है, इनके पास कोई कागजी दस्तावेज है जो जाके वो बैंक में दें, उनको लोन लेंगे? वो ऐसे भी नहीं लेंगे, उनके घर पे आके भी देगा तो उनको डरेंगे कि पता नहीं जब लोन मिल रहा है इसको हम चुकता कहां से कर पाएंगे। तो अभी तो आपको जिसे कहते हैं कि एक कहावत है ना, सदा बर्त, जो पहले धर्मशाला में और जो बड़े बड़े आप फ्री देने का काम करना चाहिए था गरीबों को, ये नहीं हो पाया, ये सबसे बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो बहुत अच्छा, लेकिन इन द लॉन्ग रन, इन द मीडियम टर्म के आगे आने वाले दिनों के लिए फिलहाल जो अभी अभिलंब जो जरूरत थी, शायद उसकी जो कमी को वो पूरा नहीं कर पाए। तो हम इन सारे डिस्कशन से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं, किस तरह का समाज उभर के सामने आ रहा है, कौन सा जो आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कहा था कि देखिए ये कोविड एक ऐसी बड़ी घटना है, कोविड-19, जिससे कि आने वाले दिनों में, जैसे हम लोग वर्ल्ड पोस्ट
सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर बात करते थे, उसी तरह से अब हम करेंगे पोस्ट कोविड और प्री कोविड। ये पूरा का पूरा कोविड-19 के बाद की जो दुनिया पूरी की पूरी बदल के रह गई है, और बदल के हमारे एटीट्यूड में उसका फर्क बुझा जा रहा है। हमारे अब देखिए कि आज शादी में जिस तरह से पहले शादियां होती थी गांव देहात में, शहरों में भी 200-200 लोग बारात जा रहे हैं, खाने पर लोगों को गेस्ट आ रहे हैं, सारा ढोल और ये बज रहा है। आप सोच सकते हैं अब सब जगह रेस्ट्रिक्शंस लग गया है कि शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। अगर किसी का डेथ हो गया तो 20 लोगों से, अभी हमारे यहाँ 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट यंग एंड स्टार का डेथ हुआ, ऋषि कपूर एंड इरफान खान। 20 लोग दिखाई पड़े। अगर ये नॉर्मल टाइम होता, पता नहीं कितनी भीड़ आती, और सरकार कोई भी पुलिस या व्यवस्था उसको रोक नहीं सकती थी। तो ये मैं कह रहा हूं कि बदल गया है पूरा का पूरा रिचुअल्स। मैं तो अफ्रीका के बारे में पढ़ा था एक दिन कि जब वहां पे अफ्रीका में जो क्रिश्चियंस हैं, जब उनके यहाँ डेथ होता है तो वो किस तरह से कर रहे हैं, उनमें उनके जो रिचुअल्स हैं वो भी अब बदल गए हैं इसके चलते, कोविड-19 के चलते। तो अब देख लीजिए पूरा का पूरा, अब आपको जो 6 फीट 2 गज की दूरी बना के चलना है और एक दूसरे से एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, आपको मास्क लगा के चलना है, और वो दुनिया पहले की तरह नहीं रह गई कि आप फ्री होकर के मॉल जा रहे हैं, फ्री होकर के सिनेमा देखने जा रहे हैं, क्लब में बैठे हुए हैं, और आप खुश हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरह का तनाव नहीं है। और इसलिए मैंने कहा ना कि ये अलग सी दुनिया बन गई है। तो जब मैं इस बात कर रहा था, मैंने आपके शुरू में भी बशीर बद्र के बारे में चर्चा किया था, और बशीर बद्र के कपलेट से ही इस बात को कंक्लूड भी करना चाहूंगा कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। धन्यवाद।